हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम लोगों का अगला लेक्चर जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है, जिसको फंडामेंटल राइट जो है वो कहा जाता है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों जो है वो करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है वो केमिस्ट्री का सीरीज चैप्टर वाइज एमसीक्यू का मैं जो है वो चलाया हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये जो सीरीज है वो यूपी पुलिस, बिहार एसएससी रेलवे या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज से हम लोग आज जो है वो मूल अधिकार का हम लोग नोट्स पढ़ते हैं, यानी कि थ्योरी पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ईस्वी में जो है वो बना था। मोतीलाल नेहरू ने यह जो है नेहरू रिपोर्ट जो है वो बनाया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप जो है ये याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है भाग 3 और 12 से 35 आर्टिकल तक दिया हुआ है। हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो नागरिकता है वो पार्ट 2 और आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में दिया हुआ है कि भारत का आखिर सिटीजन होगा कौन, नागरिक होगा कौन। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इसमें से जो मूल अधिकार हम लोगों को मिला है, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार एवं छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल संविधान में जो अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था उसको हटा करके एक लीगल राइट जो है वो बना दिया गया। तो वर्तमान में मूल जो अधिकारों की संख्या है वो कितनी है, 6 है। हम लोगों को 6 ही पढ़ना है। आगे है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एवं गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा में प्रवर्तक की स्थिति में अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। यानी कि जब आपात स्थिति लगती है आर्टिकल 352 के तहत, तो उसी समय जो है वो जो मूल अधिकार है आर्टिकल 358 और 359 के तहत मूल अधिकारों को जो है वो निलंबित किया जा सकता है। आप ये भी याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य यानी कि वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो जो है न्यायालय में जा सकता है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि मैंने पहले भी बतलाया। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत की मौलिक अधिकार है उसकी तुलना किसके संविधान से की जाती है, तो अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। यानी कि मौलिक जो अधिकार है किसी व्यक्ति को मिलेगा और कैसे मिलेगा, उसका जो दायित्व है वो न्यायालय के पास है। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो वो न्यायालय में जाकर के अपना मौलिक अधिकार वापस प्राप्त कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यानी कि अनुच्छेद जो आर्टिकल 14 है वो समता के समक्ष समानता की बात कर रहा है कि समता का मतलब होता है लॉ। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या फिर अमीर व्यक्ति हो, सभी के लिए जो
लॉ है, जो कानून है, वो सभी के लिए समान होगा। अगला है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से आर्टिकल 18 तक 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, जो कि निम्नलिखित में से है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष सम्मतता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी किसी से विभेद का प्रतिषेध नहीं करेगा, यानी कि एक तरह से अनटचेबल नहीं करेगा, किसी को धर्म के नाम पर जो है वो नीचा नहीं दिखाएगा। यह जो है अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि जो आर्टिकल 16 है, अगर कोई नौकरी की बहाली निकलती है, जैसे मान लीजिए अगर एसएससी में कोई वैकेंसी निकला हुआ है, तो उसमें सभी का अधिकार है, चाहे वो अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, या फिर वो जनजाति हो, सभी के लिए जो अनुच्छेद 16 है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता बतलाता है। अस्पृश्यता, जिसको छुआछूत कहते हैं, उसका अंत आर्टिकल 17 में दिया गया है। वहीं उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। आर्टिकल 19(1) क में प्रावधानित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि आर्टिकल 19 क में आप कहा गया है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो जो है वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इस पर जो है वो सीमित में जो है वो आप कर सकते हैं। स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है, यानी कि आर्टिकल 19(1) के तहत ही जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता होती है, जिसको प्रेस फ्रीडम कहते हैं, वो आर्टिकल 19(1) के तहत ही आता है। उच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 क में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार में निहित माना है। संविधान 19(1) ख में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, यानी कि आर्टिकल 19(1) ख में जो है आप शांतिपूर्ण जो है वो सम्मेलन कर सकते हैं। 19(1) ग में कहा गया है कि संगम या संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप जो है वो एक ग्रुप संघ जो है वो बना सकते हैं। आर्टिकल 19(1) घ में भारत के राज्य में स्वतंत्र अबाध संरचना की स्वतंत्रता है, यानी कि आर्टिकल 19 घ में जो है आप भारतीय राज्य में किसी भी राज्य में जाकर के जो है वो घूम फिर सकते हैं। अनुच्छेद 19 अंग के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है, यानी कि अगर आप भारतीय राज्य में किसी भी भारतीय राज्य में जाकर के आप रहना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, तो आप आर्टिकल 19(1) अंग के तहत जो है वो रह सकते हैं। अगला है आर्टिकल 19(1) छ के तहत कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, यानी कि आप आर्टिकल 19(1) छ के तहत किसी भी प्रदेश में, यानी कि किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में जा करके आप व्यापार जो है वो कर सकते हैं, कारोबार अपना कर सकते हैं। आशा करूंगा कि आपको ये सारा चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए अगला पॉइंट है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 19(1) च का लोप, यानी कि समाप्त कर दिया गया। 19(1) क से लेकर के 19(1) छ तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रता पर 19(2) से लेकर के 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंध आरोपित किए जा सकते हैं, यानी कि जो आपको स्वतंत्रता मिली है उसको रोकने के लिए, यानी कि उसका जो है आप गलत प्रयोग ना करें, उसके लिए आर्टिकल 19(2) से आर्टिकल 19(6) में उसका जो है वो प्रावधान किया गया है कि आप क्या क्या करेंगे तो आपको क्या मतलब कि दिक्कत आ सकती है। और जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो
आर्टिकल 19(1) में था वो संपत्ति का अधिकार था, जो कि खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण है, यानी कि जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 करता है, एवं आर्टिकल 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाना, खनन इत्यादि परिसंघटमय क्षेत्रों में जो है वो नियोजन हेतु निषेध करता है। यानी कि आर्टिकल जो 24 है वो 14 वर्ष के कम आयु के अगर बच्चे हैं तो वो जो है वो कारखाना, ये सारे चीज़ों में काम नहीं कर सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध है। यानी कि आर्टिकल 23 जो है, अगर आप किसी भी मानव का दुर्व्यापार कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से खरीदना बेचने का व्यापार कर रहे हैं मानव का, तो वो आर्टिकल 23 में जो है वो प्रतिषेध करता है, आर्टिकल 23। अगला पॉइंट है कि भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडित अपराध घोषित किया गया है, जो कि आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित किया गया है। तो जीवन साथी चुनने का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में निहित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 21A में जो है शिक्षा का अधिकार 1993 में यह शामिल हुआ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। यानी कि आर्टिकल 25 के तहत आप जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो एक तरह से कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। वहीं अनुच्छेद 23 अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। मूल अधिकार के न्याय संरक्षण हेतु आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको मूल अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वहीं आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जो है वो आप जा करके अपना मूल अधिकार मांग सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तक हेतु क्रमशः आर्टिकल 32 और 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकते हैं, जिन्हें प्रादेश या फिर रिट कहते हैं। इसमें से पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यह जो है पहला रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय जो है वो दोषी को मतलब कि कोर्ट में शामिल होने के लिए कह सकता है। अगला है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो वो परमादेश दे सकता है। कौन? न्यायालय जो है वो बोल सकता है कि
आप जो संवैधानिक पदाधिकारी है अपना काम अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो वो परमादेश दे सकता है। तीसरा है प्रतिषेध। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत है यानी कि उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी कर सकता है। चौथा रीट है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। यानी कि अगर अधिकार परीक्षा क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो दूसरे के पद पर जाकर के काम कर रहा है और न्यायालय को लग रहा है कि वो उसका पद नहीं है तो वो अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जाने पर आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यानी कि अगर आपात की स्थिति आती है, युद्ध की स्थिति आती है तो आर्टिकल 352 अगर लग गया पूरे देश में तो जो आर्टिकल 19 है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी आर्टिकल 358 के तहत। वही अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को 359 में दिया गया है। यानी कि किसी भी हालत में आर्टिकल 20 और 21 जो है वो कभी भी निलंबन नहीं हो सकता है। यह आर्टिकल 352 में 59 में कहा गया है, माफ कीजिएगा। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बच्चन सी बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। अगला जो है आपका, मैं अगले अब लेक्चर में जो है वो उसका मूल अधिकार का जो है वो क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।